Hello everyone, myself Harshita Tomar and we are going to discuss our next chapter of class 12th Kings, Farmers and Towns। हमने कल कवर किया था उनके डेवलपमेंट किस तरह से हुए टाउन्स और उनके इमर्जेंस कैसे हुए, महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ब्राह्मण्स ने जो है उनको जो नॉर्म्स बताए हैं धर्मसूत्रा में, वो सब हमने पढ़ा था। और एक चीज़ और जो मुझे बतानी है कि मैंने आपको बताया था कल कि ऋग्वेदा का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेके 1000 बीसी बताया। सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया था। मैंने बताया था आपको कि 1000 बीसी से लेके 1500 बीसी बताया था, तो ये गलत है। सही ये है कि 1500 से लेके 1000 बीसी का टाइम पीरियड था, क्योंकि बीसी में टाइम पीरियड उल्टा उल्टा चलता है। तो आप इसे याद रखिएगा आगे, ठीक है, कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपको दोबारा से अच्छा तरह से समझा दिया है। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्ट अमंग्स द 16th मगधा। देखो, मगध जो एम्पायर था वो 6th सेंचुरी से लेके 4th सेंचुरी बीसी का जो टाइम पीरियड है, उसमें सबसे ज्यादा जो पावरफुल मगध वो महाजनपद था वो हमारा मगध था। मगध के बारे में ही हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं इस टाइम पीरियड के ड्यूरिंग। जो भी हमारे एम्पायर थे उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल एम्पायर मगध एम्पायर था। दूसरा, मगध एम्पायर, मगध जो है वो अभी के टाइम पीरियड में बिहार वाला जो रीजन है, बिहार वाला, वो हमारा पहले मगध हुआ करता था। ठीक है, हाँ, अवध मगध एक जैसे लगते हैं लेकिन अलग अलग है। अवध हमारा यूपी में आता है, मगध बिहार। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे कि मगध का इतना विकास हुआ कैसे, आखिर क्या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मगध का इतना पावरफुल महाजनपद बना, इतना ज्यादा जो है इसका विकास हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इसका सबसे पहला जो फैक्टर है वो था एग्रीकल्चर वॉज प्रोडक्टिव। देखिए, मगध जो बिहार में है, बिहार वाला जो रीजन था वो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में आता है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या है कि वो बहुत फर्टाइल लैंड है, तो इसीलिए वहां पे एग्रीकल्चर जो था वो बहुत प्रोडक्टिव था। ठीक है। दूसरा, एलिफेंट, वहां पे जो मैं वहां के जो फॉरेस्ट थे उनमें एलिफेंट बहुत पाए जाते थे। अब एलिफेंट किस काम की, अब ऐसे आप सोच सकते हो। तो लेकिन एलिफेंट जो थे उस टाइम पे मगध की जो आर्मी थी वहां पे एलिफेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे। ठीक है, उनकी अपनी एक अलग आर्मी की टुकड़ी थी एलिफेंट की। ठीक, जो कि वहां मिलते थे, तो आर्मी स्ट्रॉन्ग थी इस तरह से। दूसरा, गंगा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी वो यहाँ से होके निकलती हैं, तो इसीलिए ये जो रीजन था इस रीजन को आसानी से और कन्वीनियंट कम्युनिकेशन मिल जाता था, चीप एंड कन्वीनियंट कम्युनिकेशन होता था। अब ये कम्युनिकेशन ट्रेडिंग के लिए समझ लो, ठीक है, या फिर ऐसे नॉर्मल कांटेक्ट करने के लिए समझ लो, क्योंकि आसानी से वाटर वेज के थ्रू कम्युनिकेशन हो जाता था, ट्रेडिंग हो जाती थी, तो इसीलिए इकोनॉमी भी वहां पे बहुत अच्छी थी। ठीक है, ट्रेडिंग सिस्टम भी काफी अच्छा था। फिर आता है हमारा मगध जो था, उसमें सबसे पावरफुल जो वहाँ की के जो राजा थे उनके द्वारा जो बनाई गई पॉलिसीज थी ना, जो उनकी पकड़ थी अपनी सत्ता पे, लोगों के ऊपर, अपना जो राज्य था उसके ऊपर, उसकी वजह से भी मगध जो था वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग हुआ करता था। वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो राजा थे, वो इतने एम्बिशियस होते थे अपने राज्य को लेकर, अपनी प्रजा को लेके, कि आप देखो कि वहां पे एक से एक महान राजा हुआ। देखो, बिंबसार, अजात शत्रु, महापद्मानंद, घनानंद। हाँ, हालांकि घनानंद जो था वो काफी बिगड़ैल था, ऐसा बोलते हैं। अ, इतना ध्यान नहीं देता था, इसलिए तो उसे राज छीन लिया गया, है ना, तभी तो वो हार गया मौर्य के थ्रू। और फिर उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोका हुए। तो ये सब क्या है, ये स्ट्रोंग रूलर थे, इसीलिए इनकी जो पॉलिसीज थी, इनके जो चीफ मिनिस्टर्स थे, इनके जो कैबिनेट थी वो इतनी स्ट्रोंग थी, इनके ऑफिशियल्स, इनकी ब्यूरोक्रेसी, कि वो जो मगध एम्पायर था, मगध जो रीजन था वो बहुत पावरफुल बन गया 16 महाजनपदों में से।
ठीक है। अब मौर्य एम्पायर पे किन किन डायनेस्टी ने शासन किया? तो हर्यंका डायनेस्टी सबसे पहली, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो थे वो बिंबिसार और अजातशत्रु थे। शिशुनाग, उदयन और कालाशोक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो रूलर है, इम्पोर्टेंट रूलर्स के बारे में बताया है जो बहुत ज्यादा फेमस थे उस टाइम पे अपनी अपनी डायनेस्टी के। नंदा डायनेस्टी में महापद्मानंद, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। गणानंद इसलिए क्योंकि वो बहुत बिगड़ैल था, जिसके बाद हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संभाला। मौर्याज, चंद्रगुप्त मौर्य सभी जानते हैं और अशोका को भी सभी जानते हैं। बुद्धिस्ट एंड जैना राइटर्स हु रोट अबाउट मगध। देखिए, सब जो मगध एम्पायर है इसके बारे में, मगध के बारे में, या मौर्य एम्पायर हुआ, या जो भी इसकी इस पे जो जिन डायनेस्टी ने रूल किया उन डायनेस्टीज के बारे में बुद्धिस्ट और जैनिज्म जो राइटर्स हैं, जो टेक्स्ट हैं, उनमें बहुत कुछ मिलता है। इनके बारे में बहुत सारी कहानियां मिलेंगी आपको, बहुत सारे जो है थ्योरीज, बहुत सारी जो बातें हैं, फैक्ट हैं, वो सब आपको इन टेक्स्ट में मिलेंगे। जैसे मैं दो एग्जांपल आपको देती हूँ, एक जैनिज्म का, एक बुद्धिस्ट का है। तो कल्पसूत्र ये भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया है, और ये एक जैना टेक्स्ट है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में स्पेशली लिखा हुआ है। अंगुत्तर निकाय, ये बोधि घोषा के बारे के बोधि घोषा ने लिखा है। अंगुत्तर निकाय ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जो जिसमें कि 16 महाजनपदों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक। उसके बाद जो है राजगृह। राजगृह जो थी ये बिहार के पास ही एक जगह है, राजगीर, उसको राजगृह बोलते थे। तो वो जो थी वो मगध की कैपिटल थी पहले, ठीक है। इसको हाउस ऑफ किंग बोलते हैं, राजाओं का घर। राजगृह मतलब राजाओं का घर, ठीक है। तो ये मगध की स्टार्टिंग में मगध की कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन बाद में, और ये जो है फोर्टिफाइड सेटलमेंट था हिल्स के चारों तरफ। ये जो प्लेस था ये इसके आसपास बहुत ज्यादा हिल्स की एक बेल्ट बनी हुई थी, जिससे कि ये उससे सेफ हुआ करता था, काफी सेफ था हिल्स के द्वारा, ठीक है। तो उसके बाद जो है 4th सेंचुरी बीसी में पाटलिपुत्र बनी, पटना, जिसको अभी पटना बोलते हैं, इसकी राजधानी हमारे मगध की। क्योंकि पाटलिपुत्र जो था वो गंगा के पास ही है, गंगा के ट्रिब्यूटरीज के पास है, इसीलिए आसानी से जो है कम्युनिकेशन और ट्रेड रूट अच्छा खासा था, जिसपे कमांड होना बहुत जरूरी था, ताकि जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो आसानी से और अच्छे तरीके से रेगुलेट हो सके, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये लोग उस पर कंट्रोल रखते थे, इसलिए उन्होंने इस कंट्रोल को बढ़ाने के लिए पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया, ताकि आसानी से उस पर कंट्रोल रख सके। देखो, ट्रेड रूट पे अगर आपका कंट्रोल है तो आप काफी कस्टम ड्यूटीज के थ्रू, है ना, टैक्सेस के थ्रू पैसा अर्न कर सकते हो। तो इसीलिए वो लोग जो हैं पहले के जो राजा थे, अभी भी देखो आप कि ट्रेड रूट वगैरह जो होते हैं ना, उन पे काफी कंट्रीज कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती, वो बात अलग है। क्योंकि पहले की तरह सिस्टम मोनार्कियल नहीं है, इसीलिए। वरना पहले जो राजा महाराज थे वो लड़ाइयां करते थे आर्मीज के थ्रू, फिर उसके बाद जो है उसको हत्या लेते थे। लेकिन अभी लड़ाई करेंगे तो इंटरनेशनल मामला पहुंच जाएगा और सब सब तहस नहस, तुम्हारी जो इमेज है वो डाउन हो जाएगी वर्ल्ड के लेवल पे, जैसे अभी रशिया का हुआ पड़ा है मामला। तो इसीलिए फिर ऐसा नहीं करना, और ना ही कोई करना चाहता है, कोई कंट्री नहीं चाहती भाई की वॉर हो, उसकी आर्मी को कोई नुकसान पहुंचे, उसकी इकोनॉमी को कोई तकलीफ हो, इसीलिए वॉर नहीं होते। वरना पहले तो बहुत लोग सोचते नहीं थे, तो आसानी से खूब जाके मार काट करके आ जाते थे। अशोका को ही देख लो, कलिंग वॉर कर आए, तो इस तरह से। पर अब ऐसा इतना नहीं होता। नेक्स्ट है एन अर्ली एम्पायर। देखो, द ग्रोथ ऑफ मगध कल्मिनेटेड इन द इमरजेंस ऑफ मौर्यन एम्पायर। मगध का जो असलियत में जो इमरजेंस हुआ है, अगर हम देखो, मैं जब आप भी अगर मगध के बारे में आपके माइंड में कोई क्वेश्चन पूछता है कि मगध क्या है, या मगध अगर कोई वर्ड बोलता है, तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका याद आते होंगे, या फिर अगर चाहो तो गणानंद याद आ जाता है, क्योंकि गणानंद थोड़ा शरारती टाइप का इंसान था,
बहुत ज्यादा उसमें डांस वगैरह में रहता था मग्न, ध्यान इतना नहीं रहता था उसका सत्ता पे। तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य याद आएंगे, अशोका याद आएंगे, चाणक्य याद आएंगे। क्यों याद आएंगे? क्योंकि यही उनका जो मगध का जो असली इमरजेंस हुआ था, वो उसका जो असली डेवलपमेंट हुआ था, वो मौर्यन एम्पायर के द्वारा ही हुआ। मौर्य एम्पायर ने 150 ईयर्स तक इस पे रूल किया। कोई ज्यादा खास रूल नहीं है इतना बड़ा। हमारे ऊपर भी उन्होंने 300 साल रूल किया ब्रिटिशर्स ने, तो उस हिसाब से 150 साल रूल करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी इस रूल में भी उन्होंने इतनी ज्यादा जगह को ऑक्यूपाई कर लिया था कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान वाला रीजन, नीचे जो उड़ीसा वाला कलिंग वॉर के द्वारा उड़ीसा हुआ, साउथ में भी थोड़ी बहुत जगह थी, जो आगे के जो बिंदुसार बिंदुसार वगैरह थे उन्होंने भी हत्याई। तो इसलिए पूरे ऑलमोस्ट इंडिया पे जो रूल था वो मौर्य एम्पायर का फैल चुका था। ठीक है, और इसीलिए जो मगध था इसकी जो यश गाथा थी वो भी फैल रही थी सिर्फ मौर्यन एम्पायर के कारण। ठीक है, तो मौर्य एम्पायर की जो शुरुआत थी, जो उसके फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने इसकी स्थापना की थी 321 बीसी में। इन्होंने अफगानिस्तान, बलूचिस्तान से लेके कलिंग तक पहुंचा दिया था। इनके जो आगे ग्रैंड सन आने वाले हैं उन्होंने, तो काफी बड़ा रीजन था। इन्होंने जो है सक्सेशन पीरियड जो इनका कहा जाता है वो 324 से लेके 300 बीसी तक, मैंने आपको बताया था कि बीसी में टाइम पीरियड उल्टा चलता है। तो इन्होंने कम से कम 24 साल, देखो 324 से लेके, सॉरी, 324 से लेके 300 बीसी तक इन्होंने राज्य किया, शासन किया। उसके बाद जो है इन्होंने इनकी जो थी, इनके टाइम पीरियड में इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज था, बहुत एफिशिएंट सिस्टम था उनके एडमिनिस्ट्रेशन का, आर्मी का। किसी भी राज्य को अगर आपको चलाना है, उसको मजबूत बनाना है, तो उसकी जो आर्मी है, उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कंट्रोल है, वो सब जो है ना, वो उनके जो ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, इनकी वजह से ही एक राज्य, एक कंट्री डेवलप कर पाता है। अगर यही भ्रष्ट होंगे, यही जो है करप्टेड होंगे, तो देश का विनाश होना निश्चित है। ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे इन्होंने अपने सिस्टम को इतना एफिशिएंट बना लिया था, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेडिंग, तो अब बचा ही क्या। और लोग तो इनके दीवाने थे। ठीक, ट्रेड और एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा रेगुलेटेड, काफी एफिशिएंटली, इफेक्टिवली रेगुलेटेड था। रिफॉर्म होते रहते थे ताकि जो है नई नई चीजें, नई नई ट्रेडिंग सिस्टम जो है लागू होते रहे, और ज्यादा से ज्यादा जो मनी है, जो इनकम है, वो जो है एक्वायर हो सके वाप। ठीक, हैव एफिशिएंट आर्मी एंड ब्यूरोक्रेट्स, उनके बहुत अच्छे खासे ब्यूरोक्रेट्स थे, ऑफिशियल्स थे। आर्मी काफी अच्छी थी, इनके पास नेवी भी थी, इनके पास जो है लैंड आर्मी भी थी, इनके पास चैरियोट्स भी थे, है ना, इनके पास हॉर्समैन भी थे, और इनके पास एलिफेंट भी थे। तो ये इतनी सारी, इतनी बड़ी खासी अच्छी आर्मी है, तो भाई स्ट्रॉन्ग तो बनेगा ही ना नेशन, स्ट्रॉन्ग तो बनेगा ही ना राज्य। तो बस, अब इनके ग्रैंडसन की बात करते हैं तो अशोका, इनके जो ग्रैंडसन है, ये फेमस रूलर थे अपने टाइम के इंडिया में। ये वन ऑफ द ग्रेट रूलर्स जो हैं, तीन महान राजा, उनमें से एक हमारे अशोका हैं। इन्होंने जो है कलिंग वॉर जीता था 261 बीसी में। इसके बाद इन्होंने अपना राज्य को उड़ीसा तक एक्सटेंड कर लिया था। आफ्टर कलिंग वॉर ये काफी उदास हो गए थे। आपने ये कहानी तो सबसे सुनी होगी, इतनी मारकाट हुई थी, इतना स्लॉटर हुआ था कि ये बहुत ज्यादा उसको देख के बहुत भावुक और बहुत बेचैन हो गए थे। इनकी जो माइंड जो था वो काफी इस इन सब चीजों को देख के बहुत थक चुका था, इतना मारकाट करने के बाद। तो इन्हें पीस चाहिए था, क्योंकि भाई इतना लोग मारेंगे, क्योंकि इसी बंदे ने इतने लोग मारे हैं, तो उसको मेंटल कितना वो टॉर्चर झेलेगा, है ना। तो इसलिए उसको मेंटल पीस की जरूरत थी, इसीलिए वो बुद्धिज्म की तरफ मूव ऑन हो गए। इनका जो टाइम पीरियड था वो 273 से शुरू हुआ था, 273 बीसी से। ये जो है सबसे पहले जब ये प्रिंस थे, एक राजकुमार थे,
तब ही ये अपॉइंट हो गए थे उज्जैन और तक्षशिला के वायसरॉय के रूप में। ठीक है। ये बहुत क्रूअल थे, इन्होंने अपने 91 ब्रदर्स को सत्ता के लिए मार दिया था, राज सिंहासन के लिए मार दिया था, थ्रोन के लिए मार दिया था। ये फर्स्ट किंग थे जिन्होंने कि अपने रिकॉर्ड्स को, अपने जो अचीवमेंट्स थे उनको स्टोन्स पे एंग्रेव्ड करवाया था, जिसकी वजह से हम इनकी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए, रिवाइव कर पाए हैं। द अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो थे हैं वो 47 प्लेसेस पे, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के 47 प्लेसेस जो मिले हैं, जिसमें कि इंडिया है, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो देखो ना कितना बड़ा एरिया फैला हुआ है। ये इनके जो इंस्क्रिप्शंस थे वो इन्होंने पिलर्स पे, रॉक्स पे लिखवाए। पिलर्स पे जो लिखवाए उनको पिलर एडिक्ट्स बोलते हैं, और रॉक्स पे जो लिखवाए उनको रॉक एडिक्ट्स बोलते हैं। ठीक है। इनके टाइटल इन्हें मिले हुए नाम, देवनाम पिया और पियादस्सी। पियादस्सी का तो मैंने आपको बताया था कि जो मनमोहन, जो बहुत सुंदर है ना, दिखने में बहुत सुंदर लगता है। और एक आप था देवनाम पिया। तो देवनाम पिया का मतलब होता है कि जो देवताओं का प्रिय हो। ठीक। अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो मेनली प्राकृत लैंग्वेज में, ग्रीक, अरामाइक, ब्राह्मी, खरोष्टी, संस्कृत, इन लैंग्वेज में मिला है। ठीक है। उसके बाद फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्यास। तो हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने, मैंने आपको बताया है कई बारी, अभी हमने इस चैप्टर में शुरुआत में ही पढ़ा कि इसमें काफी इंस्क्रिप्शंस, स्कल्पचर्स, लिटरेरी सोर्सेज मिले हैं, वैरायटी ऑफ सोर्सेज मिले हैं, जिनके बारे में, मौर्यास के बारे में हम पढ़ पाए। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के टेक्स्ट मिले हैं, जिसमें जैसे कि भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा है, अंगुतर निकाय लिखा है बौद्धि घोष ने। तो ऐसे ही दो फेमस वर्क हैं। एक है हमारा इंडिका, जो कि मेगास्थनीज ने लिखा था। मेगास्थनीज जो थे वो एक ग्रीक एम्बेसडर थे सेल्यूकस के। एक्चुअली सेल्यूकस आपको याद है? देखो सेल्यूकस कौन है? जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर जो था उसका जो सेनापति था वो था सेल्यूकस। उसकी जो सिकंदर था उसकी डेथ के बाद सेल्यूकस राजा बना था। तो सेल्यूकस ने ग्रीक उसको जो है मेगास्थनीज को अपना एम्बेसडर बना के भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में। इनकी बेटी से इनका विवाह भी हुआ था, तो इसीलिए इनकी संधि काफी अच्छी हो गई थी। लेकिन उससे पहले तो ये दुश्मन थे, तो इस दुश्मनी को भुलाने के लिए सब किया गया था। तो मेगास्थनीज ने यहाँ पे आके इंडिका लिखी। इंडिका की जो रियल कॉपी है वो अभी नहीं है, लेकिन जो है इसकी, इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो आपको अवेलेबल हो सकता है, लेकिन इसकी जो इंडिका की जो रियल कॉपी है वो नहीं, वो अवेलेबल नहीं होगी। ठीक। दूसरी हमारी अर्थशास्त्र, जो कि हमारे कौटिल्य और चाणक्य बोलते हैं उनको, उन्होंने लिखा। इस ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर हैं, और इन्होंने अर्थशास्त्र में, आपको समझ लग रहा होगा कि अर्थशास्त्र, कुछ लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा अभी भी कि अर्थशास्त्र जो है वो इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है। ये ऐसा लगता है सुन के कि इकोनॉमिक्स के बारे में, लेकिन अर्थशास्त्र में जो इन्होंने लिखी है चाणक्य ने, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है कि उस टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। उन्होंने उसमें ये डिफाइन किया है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर को कैसा होना चाहिए। ठीक है। एक एडमिनिस्ट्रेटर को कैसा होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसा होना चाहिए, क्या क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं उसको बेटर बनाने के लिए, वो सब। मौर्यास जो थे उनके बारे में मैंने आपको बताया अभी कि बुद्धिज्म और जैना, पौराणिक लिटरेचर, संस्कृत लिटरेरी वर्क में काफी चीजें मिलती हैं। अशोक जो थे वो पहले ही रूलर थे जिन्होंने अपने मैसेजेस को अपने सब्जेक्ट्स और ऑफिशियल्स के लिए स्टोन्स पे एनग्रेव्ड करवाया। अब वो जो स्टोन सरफेसेस थे वो नेचुरल रॉक भी थी और पॉलिश्ड पिलर्स भी थे। मैंने आपको बताया अभी कि पिलर एडिक्ट बोलते हैं और उनको रॉक एडिक्ट बोलते हैं। इसके बाद लास्ट में उन्होंने जो है धम्मा के प्रोक्लेमेशन के लिए भी इंस्क्रिप्शंस लिखे। ठीक है। जो धम्मा है, धम्म क्या है अब? धम्म जो है एक मान लो एक प्रिंसिपल है, एक आइडियल है, एक आइडिया है, सॉरी आइडियल नहीं, आइडिया है, एक प्रिंसिपल है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो पहला तो रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दूसरा
जो ब्राह्मण्स हैं उनके लिए काइंड होना चाहिए, जिन्होंने अपना जो लाइफ है, जो वर्ल्डली लाइफ है, सांसारिक मोह और या फिर सांसारिक जो बंधन है, जिनको भुला दिया है, जिन्होंने उसको छोड़ दिया, त्याग कर दिया। रेनाउंस मीन्स त्याग कर दिया, त्याग कर देना, छोड़ देना। तो ऐसे जो ब्राह्मण पुरुष हैं उनके लिए जनरस होना चाहिए एक इंसान को। फिर जो स्लेव्स और सर्वेंट्स होते हैं उनके उनके प्रति काइंडनेस होनी चाहिए आपके अंदर। फिर क्या है, फिर हमारा रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स एंड ट्रेडिशन अदर देन वंस ओन। अपने रिलीजन की तो सब देखो तारीफ करते हैं, सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करे इंसान तो वो है ना। तो इसीलिए इसमें बोला गया है धम्मा में कि दूसरे के रिलीजन और दूसरे के ट्रेडिशन की भी रिस्पेक्ट उतनी ही करो जितनी आप अपने करते हो। बस, तो अभी के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी आप पढ़ लीजिएगा, इतना तो हो गया है। नोट्स तो आप साथ साथ ये देख ही लीजिए। और अभी नेक्स्ट हम आगे कल पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल इतना आप कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय, सी यू।